वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं आवाज जा रही है? नहीं आ रही है। आप अपना वीडियो खोल लीजिए, वीडियो। अच्छा वीडियो खोलेंगे, पहले आवाज तो जाने दीजिए। आवाज आ रही है? अब है दिख तो रहे हैं। दिख रहा भी है, अब अभी आई है। तो समय तो निश्चित रूप से बीत चुका है और सभी हमारे मित्रों के सहयोग से 17 जुलाई जो प्रोफेसर विनय कंठ का जन्मदिन है, हम लोगों ने आज लेक्चर को लेकर 4 लेक्चर्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की। लेकिन पिछले जो 2 लेक्चर्स हुए, आज का और पिछले बार का, वो कोरोना के दौरान हुआ, इसलिए हॉल में हम लोग नहीं कर पाए। वर्चुअल इनफैक्ट ये मीटिंग है, ये लेक्चर हो रहा है। हमारे बीच इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, हम विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं और समझते हैं कि प्रोफेसर विनय कंठ का मेमोरी चूंकि इन्वॉल्व है, इसलिए बहुत सारे जो उनके चाहने वाले लोग थे, एडमायरर्स थे, मित्र थे, आज के इस प्रोग्राम के लिए वो इंतजार करते हैं। इसलिए एक बार फिर से आप सबों का हम स्वागत करते हैं। और संजीव हैं आप? जी मैम, ज्वाइन करिए। संजीव जो हमारे वॉलंटरी फोरम फॉर एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर है बिहार में, उनको हम माइक देना चाहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वॉलंटरी फोरम फॉर एजुकेशन के माध्यम से जो बिहार भर में हम लोग काम कर रहे थे, वो विनय जी के, जिसको कहते हैं, हृदय से बहुत ही करीब था। और अक्सर कहा करते थे कि एक रेवोल्यूशन की जरूरत है, एक मूवमेंट की जरूरत है। सब चीज के लिए मूवमेंट होता है, एजुकेशन के लिए नहीं होता है। और धीरे धीरे उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 38 डिस्ट्रिक्ट्स में अपना अपना यूनिट खोला भी, और काफी प्रगति भी हम लोगों ने की, इसलिए कि एजुकेशन पॉलिसी पर किताब निकाला गया, बिहार सूटेड। उसके फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशंस होंगे वह भी रखे गए। लेकिन अकस्मात जो उनकी मौत हो गई, उसके कारण बहुत आगे इस प्रयास को हम लोग बढ़ा नहीं पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे के महीनों में धीरे धीरे वॉलंटरी फोरम फॉर एजुकेशन की गतिविधियों को हम ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। और इसलिए बहुत संक्षेप में हम चाहेंगे कि संजीव इसके विषय में कुछ बोले। संजीव जी, संक्षेप में रखिएगा। सभी लोगों को नमस्कार वॉलंटरी फोरम की तरफ से, और इस जूम मीटिंग में स्वागत भी। चूंकि ये जूम मीटिंग के लिए एक सह आयोजक के तौर पर वॉलंटरी फोरम फॉर एजुकेशन अभी काम कर रही है। हम लोग लंबे समय से कंठ सर के साथ जुड़ करके, उनकी एकमात्र इच्छा थी कि बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश जन जन तक एक समान शिक्षा लोगों को मिले। कैसे सबसे निचले तबके के व्यक्ति से लेकर के जो ऊपर के व्यक्ति है, कहीं भी शिक्षा में कम से कम डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं। इनको लेकर के हमेशा सर चिंतित रहते थे, और उन्होंने एक स्कूल की भी परिकल्पना की थी, और उन्होंने उसको कार्य रूप दिया भी था, स्कूल को लेकर के बेला में, कि जहाँ पे उनका एक प्रयोग होते रहता था कि किस तरह से बच्चों को खास करके दूर दराज के जहाँ पर भी शिक्षा, मतलब एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाए, वो पहुंचे। इन्हीं सब लेकर के सर के साथ जो बातें चलती रहती थी, और 2003 से लेकर के हम लोगों ने 2007 से लेकर के 2017 तक हर एक वर्ष एक शिक्षा सम्मेलन किए बड़े लेवल पर। वॉलंटरी फोरम और उसके सह संयोजक के तौर पर कई ऑर्गेनाइजेशन रहते थे, जैसे आपका बिहार मातृ आइस्टा हो गए,
के बाद और भी प्रदेश के जितने सारे सिविल सोसाइटी के लोग थे या जो शिक्षा के साथ जुड़े हुए लोग थे, ये सारे लोग इसमें शामिल रहते थे। अलग अलग विषयों को लेकर के हम लोग 10 साल तक सर में शिक्षा सम्मेलन किए और एक मुकम्मल स्थिति बिहार में सर के जाने के बाद ये संजय वॉइस नहीं आ रही है। मैम म्यूट हो गया। सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग सर के नेतृत्व में निरंतर शिक्षा को लेकर के काम करते रहे। विगत 12 से 15 वर्षों के जुड़ाव सर के साथ मेरा रहा था और इसी बीच में वॉलंटियर फोरम का हम लोगों ने निर्माण किया था 2003-07 और तब से लेकर के निरंतर शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया था। सर का मार्गदर्शन, उनका एकेडमिक फुट और सड़क तक लेकर तक उतर करके संघर्ष करने का जो जज्बा था, हम लोग इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। आत्मसात कर लिए हैं, लेकिन अभी कार्यरूप हम लोग उस स्तर तक नहीं दे पाए हैं जो सर की सोच थी। उनका समय जाना निश्चित तौर पे हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा और जो सर ने परिकल्पना की थी कि बिहार के गरीब गुरबा तक, सब निचले पायदान के लोगों तक एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे, उसमें कहीं न कहीं हम लोग का जो प्रयास था उसमें ठहरा हुआ है। बाकी बहुत सारे लोग इसमें कर रहे हैं। हम लोग लगातार सर के नेतृत्व में 10 सालों तक शिक्षा सम्मेलन किए थे, अलग अलग विषयों को लेकर के। कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों को मिले, कैसे जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा मिले। आरटी एक्ट के संदर्भ में हम लोगों ने 2-3 सम्मेलन किए। तो कुल मिलाकर के 10 साल का सफरनामा रहा, जो हर एक वर्ष एक बड़ा शिक्षा सम्मेलन के रूप में इसको हम लोग करते रहे। इसका अलग से एक किताब के रूप में भी हम लोगों ने सर ने पब्लिश किया था, जो अभी एक डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोग के पास सुरक्षित भी है। और इस बीच में हम लोग प्रयास किए कि उनके कामों को और आगे बढ़ाएं। 2 साल कोरोना को लेकर के थोड़ी परेशानी रही और हम लोग फिजिकली इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए, और लेकिन ये वेब के माध्यम से या दूसरे माध्यम से हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है। हमारे साथ वॉलंटियर फोरम के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, माध्यमिक शिक्षक संघ हो गया, आस्टा हो गए या अराजपत्रित का ये वित्तरहित माध्यमिक शिक्षा कॉलेज के जो टीम थी उनके लोग रह गए। ये सारे मिल करके हम लोगों ने फिर से इसको प्रयास किया है कि वॉलंटियर फोरम जो सर का एक मानस पुत्र जिसको हम कह सकते हैं, कि इसको फिर से वही गति प्रदान करे जो सर के साथ मिल करके हम लोगों ने किया था। इसमें जितने भी हमारे सहयोगी थे, वो कोशिश के लोग हो, चाहे इस कार्यक्रम को जो समर्थन कर रहे हैं हमारे साथ, ये ईस्टर्न वेस्ट एजुकेशनल सोसाइटी हो गए, इप्टा हो गए, या फिर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ हो गए, या कोशिश जो हो गए। और ये इस आग्रह के साथ हम फिर से सर को नमन करते हैं और अपने आगे जो अपूर्वानंद जी का व्याख्यान होना है उसमें बाधा नहीं उत्पन्न करते हुए इस संकल्प के साथ कि हम फिर से वॉलंटियर फोरम को एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में बिहार में मर्ज करेंगे, जो शिक्षा के जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करे। धन्यवाद। और सभी आगंतुक जो भी हमारे सहयोगी हैं जो जो मीटिंग में जुड़ रहे हैं, उनको एक बार वॉलंटियर फोरम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। बहुत संक्षेप में इन्होंने सर का जो ये अंतिम एक प्रयास था उसके विषय में उन्होंने रखा है। अब बिना किसी विलंब किए हुए आज की जो हमारे मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद, उनको हम आमंत्रित करना चाहेंगे। पटने के ही हैं, बहुत ज्यादा शायद इनके विषय में कहना बेकार होगा,
हम तो अपूर्वा को यहीं के मानते हैं, हालांकि वो प्रोफेसर हैं आज के दिन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इधर कुछ न्यूज़ में भी रहे, क्योंकि उन्होंने जो एक जन आंदोलन हुआ था उसके पक्ष में रहे, और पुलिसिया जो रवैया है उसका उन्होंने पर्सनली, जिसको कहते हैं, एक्सपीरियंस किया। अपूर्वा बहुत दिनों से 2-3 विषयों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इनके वर्क को फॉलो करते हैं। एक गांधी जी, और गांधी जी के चरित्र के अलग अलग आयाम और उसका जो भारतीय समाज में उसकी जो अभी भी प्रासंगिकता है, और दूसरा प्रेमचंद को लेकर भी इनका बहुत मजबूत काम है, और शिक्षा तो है ही। आवाज आ रही है, चलो। इसलिए हमको लगा कि अपूर्वा को आमंत्रित करना आज के इस दौर में, जहां पर हम कहीं पर एक संकट या मिडिल पाथ बीच में खड़े हैं, तो कुछ उस पर वो रोशनी डालेंगे। और जैसा उम्मीद था अपूर्वा से, ये विषय भी जो उन्होंने चुना वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक है, पहला उन्होंने टाइटल किया है सहिष्णुता और विभेद, आदर्श और यथार्थ। बहुत सारी चीज इसमें इन्वॉल्व हैं। जब हिस्ट्री लिखने का एक नया सिलसिला चल रहा है, उसमें आदर्श और यथार्थ जैसा जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो लिखे गए हैं, वो क्या गिवन ट्रुथ था या आदर्श को प्रस्तुत किया जाना था? और सहिष्णुता का जहां तक सवाल है, प्लस विभेद, ये भी आज के दिन में एक ज्वलंत प्रश्न है कि सारा चीज प्राचीन भारत में, अब तो प्राचीन हम लोग कहते भी नहीं उसको, प्राचीन भारत में बढ़िया था, सभी लोग मिलकर रहते थे। सारा गड़बड़ी बीच के मध्यकालीन दौर में हुआ, और बाद में इस नेशन को किस तरह से स्प्लिट किया गया। नेशन ही सिर्फ नहीं, लोगों के बीच में जो दूरी है उस दूरी को किस तरह से फैलाया गया। सो आई एम इंडीड वेरी थैंकफुल कि अपूर्वा ने इस विषय को चुना है, और हम सब लाभान्वित होंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। इसके साथ ही अपूर्वा, पटना के सभी लोगों के तरफ से आपका स्वागत है। पटना के बाहर से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लोगों की तरफ से आपका स्वागत है। आप अपने विचारों को प्रस्तुत करें। बहुत शुक्रिया डेजी मैम, हम लोग डेजी मैम ही कहते हैं। तो बहुत शुक्रिया संजय इस बैठक को आयोजित करने के लिए। मेरे लिए यह विशेषकर बहुत ही गर्व और दूसरे विनम्रता का अवसर भी है कि मैं प्रोफेसर विनय कंठ की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान माला में शामिल हो पा रहा हूँ। साथ ही उस तकलीफ का जिक्र करना ज़रूरी है जो तकलीफ विनय कंठ जी के जाने से हम लोगों में पैदा हुई। और मैं ये मानता हूँ कि प्रोफेसर कंठ के बिल्कुल असमय चले जाने की वजह से पटना में शायद वह आखिरी आदमी गुजर गया जिससे आप दुनिया के किसी भी विषय पर बात कर सकते थे और आपका हमेशा समृद्ध होकर वापस लौटते। प्रोफेसर विनय कंठ का व्यक्तित्व इतने आयामों को छूता हुआ है, उसकी बात करना बहुत मुश्किल है। एक आयाम की चर्चा भी हुई, शिक्षा की, लेकिन हम सब लोग जो इक्टा से भी जुड़े हुए थे, प्रगतिशील लेखक संघ से भी, छात्र संगठनों से भी, बाकी संगठनों से भी, वे जानते हैं कि मानवाधिकार का प्रश्न प्रोफेसर विनय कंठ के दिल के बहुत करीब था। जो सांस्कृतिक संगठन थे वे उनके संरक्षक थे। मुझे अभी तक याद है कि
इप्टा में हमें कभी अगर हॉल की बुकिंग के लिए पैसा घट जाए तो हम एक जगह बहुत इत्मीनान से जा सकते थे, प्रोफेसर कंठ के पास, और हमें निराश नहीं होना पड़ता था। उनकी जेब में जितना भी पैसा होता था वह हमें मिलता था। एक ऐसे व्यक्ति का गुजर जाना इस वक्त जब हम और ज़्यादा मित्रों की तलाश कर रहे हैं और ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो एक आयामी व्यक्तित्व ना हो, संकीर्ण ना हो, ऐसे समय में प्रोफेसर कंठ जैसे व्यक्ति काम से अलग होना एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ये सिर्फ औपचारिक का नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पटना मेरा घर है, पूर्वा का घर होने की वजह से, और एक तरह से मेरे काम की जगह भी है। इसलिए इस आभासी माध्यम के जरिए मैं पटना में हूँ, यह मेरे लिए संतोष की बात है। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि अगर जोर कम हो जाए और हॉल मीटिंग की इजाज़त मिल जाए तो इसी बहाने शायद हम पटना आ जाएं, लेकिन वह मुमकिन नहीं हुआ। फिर भी आज के लिए विषय की तलाश करते समय हम कुछ भटके, कौन सा विषय चुने, और हमें लगा कि एक यह विषय है जिसको लेकर अभी चर्चा भारतवर्ष में हो रही है, और उसका एक कारण है। वह कारण है अमेरिका स्थित शोध संस्थान प्योर रिसर्च सेंटर की तरफ से जारी एक रिपोर्ट जो भारत में धर्मों की स्थिति को लेकर जारी की गई है। उस रिपोर्ट का शीर्षक ही है सहिष्णुता और विभेद। यह उस रिपोर्ट का शीर्षक है। वह भारत में धर्मों की स्थिति तो ठीक ठीक नहीं बताती है, इसलिए उसका शीर्षक देखकर कुछ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन वो धार्मिक समुदायों, आप समुदायों को अलग अलग ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। एक परिभाषित करने का एक तरीका लोगों का धार्मिक समुदायों के रूप में भी है कि आप उनको धार्मिक समुदायों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो यह रिपोर्ट दरअसल यह देखने की कोशिश कर रही है कि भारत के विभिन्न धार्मिक समुदाय एक दूसरे के साथ संबंध को कैसे देखते हैं, खुद वो धर्म के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखते हैं। प्योर रिसर्च सेंटर एक सम्मानित नाम है दुनिया भर में। इसको लेकर प्रश्न उठे हैं, बहुत सारे लोग इसकी पद्धति पर प्रश्न उठा रहे हैं, और कोई भी जब इतना बड़ा सर्वेक्षण होगा तो उसकी पद्धति पर प्रश्न उठ सकते हैं। तकरीबन 30,000 लोगों के बीच यह सर्वेक्षण हुआ और पूरे भारत में हुआ। 17 भाषाओं में यह सर्वेक्षण किया गया और एक पूरी प्रश्नावली लेकर किया गया। जैसा मैंने कहा कि उस पद्धति को लेकर प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि मोटा मोटी तौर पर यह एक प्रामाणिक सर्वेक्षण है और इसके निष्कर्षों से हमें अपने बारे में सोचने का कुछ मौका मिलता है, और इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। तो इसका शीर्षक ही है सहिष्णुता और विभेद, और मुझे लगा कि इस शीर्षक के जरिए हम कुछ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि यह रिपोर्ट एक साथ हमें उम्मीद दिलाती है और दूसरी तरफ हताशा भी पैदा करती है। बात शुरू करने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आज मैं इस व्याख्यान के बारे में कुछ सोच रहा था, तो उस दौरान ही मैंने हारेट्स, जो इजराइल से निकलने वाला एक अखबार है, उसमें मैं एक दूसरे सर्वेक्षण की रिपोर्ट पढ़ रहा था, या दूसरे अध्ययन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, और वह अध्ययन यह था कि एक दूसरे के बारे में पूर्वग्रहों को दूर करने की कोशिश बहुत कम कामयाब होती है। उस रिपोर्ट को पढ़कर मेरा दिल थोड़ा धस गया। रिपोर्ट लंबी है और उसको पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। मैं अभी उस रिपोर्ट का सार संक्षेप ही पढ़ पाया हूँ, और वह यह बतला रही है कि जो विभिन्न उपाय किए जाते हैं लोगों के एक दूसरे के बारे में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए, उन उपायों का नतीजा बहुत उत्साहवर्धक नहीं होता है। इस बात को मैं सिर्फ शुरू में नोट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे बीच जो दूरी है, हमारे बीच जो नफरत है, एक दूसरे को लेकर गलतफहमियां हैं,
उन गलतफहमियों को दूर करने के कुछ योजनाबद्ध प्रयास अगर किए जाएं तो शायद वे दूर होंगी। ऐसी हमारी समझ है। आज सुबह ही मेरी बात अपने एक छात्र से हो रही थी जो अब अध्यापन भी करते हैं, और उन्होंने एक साथ मुझे 2 विरोधाभासी बातें बतलाई और वो फिर प्योर रिपोर्ट के नजदीक ही हैं। एक तो उन्होंने यह कहा कि अगर भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह समानांतर प्रयास नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी लाखों शाखाओं के जरिए पूर्वग्रह को गाढ़ा करने और घृणा को गाढ़ा करने का काम 24 घंटे कर रहा है। वह सिर्फ शाखाओं के जरिए नहीं, बल्कि सरस्वती शिशु मंदिर और विभिन्न विद्यालयों, एकल विद्यालय, उनके प्रकाशन, और अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म खुद ही यह काम कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि एक तरह से हमारे सहज बोध में वह पूर्वग्रह और हिंसा शामिल है, जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठित रूप से करता है। तो मेरे छात्र का यह कहना था कि हमें भी समानांतर रूप से यह करना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि लोग स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि अगर लोग स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं, और उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही, और आप सारे लोग, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कई लोग मेरी उम्र के आसपास के हैं और इसमें नौजवान बहुत कम दिखलाई पड़ रहे हैं, हो सकता है कि दिख ना रहे हों, यानी मेरे छात्र की उम्र के, अब हम तो 60 के आसपास के लोग हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ उसी उम्र के हैं। तो उनका यह कहना था कि 20-21 साल तक तो लोग उदार होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, धर्मनिरपेक्ष होते हैं। मैं उनकी बात पर विश्वास करना चाहता हूँ। फिर वे ये कह रहे थे कि उसके बाद गड़बड़ी शुरू होती है। इस पर हम लोग फिर विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी हम प्योर रिपोर्ट पर लौट रहे हैं। प्योर रिपोर्ट ये कहती है कि उसने विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोगों से जब बात की और उनसे प्रश्न किए, तो उनसे जो निष्कर्ष निकले, उसमें पहला निष्कर्ष यह था कि तकरीबन सारे धर्म के लोगों का यह कहना है, धर्मानुयायियों का यह कहना है कि वे दूसरे धर्म का आदर करना सच्चे धार्मिक होने के लिए एक शर्त मानते हैं। यानी कोई सच्चा हिंदू अगर है, या कोई सच्चा मुसलमान अगर है, या कोई सच्चा ईसाई या सिख है, तो यह मानता है कि उसके लिए आवश्यक है कि वह इस्लाम का या सिख धर्म का या हिंदू धर्म का आदर करे, यानी अपने धर्म से अलग दूसरे धर्म का आदर, यह वह आवश्यक मानता है। और यही वह भारतीय होने के लिए भी आवश्यक मानता है। दूसरे के जो निष्कर्ष प्रश्नों के उत्तर से प्योर रिपोर्ट में दिखलाई पड़ता है, वह यह कि ज्यादातर लोग धर्मों की विविधता को, मतों की विविधता को अच्छा मानते हैं। वे यह मानते हैं कि भारतवर्ष के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि भारतवर्ष में विविधता है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, और इससे हमारा जनजीवन समृद्ध होता है। लेकिन उसके बाद परेशानी शुरू होती है, क्योंकि वह रिपोर्ट ये कह रही है कि यह मानने के बाद भी लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं, एक साथ रहना पसंद नहीं करते। यानी एक हिंदू एक मुसलमान के साथ, एक मुसलमान एक हिंदू के साथ, और उसमें थोड़ा अंतर है। मसलन सिख धर्म और ईसाई धर्म के लोगों का व्यवहार हिंदू और मुसलमानों से अलग दिखलाई पड़ता है, क्षेत्रों में भी कुछ अंतर दिखलाई पड़ता है। जैसे उत्तर पूर्व में आश्चर्यजनक रूप से जातिगत भेदभाव ज्यादा दिखलाई पड़ता है, और दूसरे भेदभाव भी ज्यादा दिखलाई पड़ते हैं। दक्षिण में स्थिति उत्तर भारत से और केंद्रीय भारत से बेहतर दिखलाई पड़ती है। उस रिपोर्ट में यह भी बतलाया जा रहा है कि यह समस्या उत्तर भारत की और केंद्रीय भारत की है कि यहाँ के हिंदू हिंदी बोलने वाले और हिंदू होने को भारतीय, प्रामाणिक भारतीय होने की एक शर्त मानते हैं। लेकिन यही बात
दक्षिण भारत के लिए सही नहीं है। दक्षिण भारत के हिंदू ऐसा नहीं मानते। लेकिन अभी हम जिस पर बात करना चाहते हैं वो ये कि यह रिपोर्ट ये कह रही है कि तस्वीर ये उभरती है कि लोग एक दूसरे के अगल बगल में तो रहते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते, वे एक दूसरे से लगाव महसूस नहीं करते। यानी हम साथ रहते हैं, अलग रहते हुए रहते हैं। यह जो रिपोर्ट कहती है। अब इस बात को हम अपने अनुभव से भी जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं, और बावजूद इसके कि मेरा बचपन एक 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 मैं यह कह सकता हूं कि वे एक साधारण कॉलेज के अध्यापक थे जो सिलचर में एक प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा देखकर बिहार के सिवान में पहुंचे थे डीएवी कॉलेज में नौकरी करने के लिए मेरे पिता, और उन्होंने फैसला किया था कि वे मुसलमानों के मोहल्ले शेख मोहल्ले में रहेंगे। तो अपनी युवा पत्नी को लेकर और एक 2.5 साल के बेटे को लेकर और एक नवजात शिशु को लेकर जो कि मैं था, वे सिवान पहुंचे और उन्होंने एक मुसलमान मोहल्ले में एक मुसलमान मकान मालिक के घर में रहना तय किया। और यह आज तक एक प्रश्न है और इसी से समझा जा सकता है कि यह अपवाद है। उस वक्त भी गंगानंद झा का यह फैसला उनके मित्रों को समझ में नहीं आया, और आज तक हम उनसे यह प्रश्न करते हैं कि आपने यह फैसला कैसे कर लिया होगा। एक युवा अध्यापक ने एक अपनी युवा पत्नी को लेकर एक मुसलमान मोहल्ले में रहना कैसे तय किया होगा, और वो दिन कैसे गुजरे होंगे। अब यह अभी तक अपवाद है। इससे समझा जा सकता है कि भारतवर्ष में जो हम साथ साथ रहने की बात करते आए हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते आए हैं, वह उस पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि क्यों यह फैसला हमें अपवाद, आश्चर्यजनक और एक हद तक साहसी फैसला लगता है। क्यों ऐसा है, और क्यों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यह ठीक ही है कि लोग अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहना इस बात का सबूत नहीं है कि लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि हम अगर एक मिली-जुली आबादी में रहेंगे तो हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानेंगे और हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा सहनशील भी हो सकेंगे, जिसे मैंने कहा है सहिष्णु। और इस सहिष्णु शब्द पर, क्योंकि ये इस रिपोर्ट में है कि लोग एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों को लेकर सहिष्णु हैं, उनमें सहिष्णुता है। अब ये सहिष्णुता सकारात्मक है या नकारात्मक? क्योंकि सहिष्णुता को दोनों ही अर्थों में देखा जा सकता है। सहिष्णुता को इस अर्थ में देखा जा सकता है कि यह एक तरह की हमारी बाध्यता है। आप चूंकि हैं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं आपको सहूं, मैं आपको बर्दाश्त करूं। अंग्रेजी में 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, टॉलरेंस और टॉलरेशन। और टॉलरेशन को लेकर जो उसके ब्यौरे जाते हैं कि आप दरअसल किस चीज के लिए टॉलरेशन चाहते हैं, किस चीज के लिए आपको कहा जाता है कि आपको सहिष्णु होना चाहिए, तो क्या वह चीज ऐसी है जो आपको स्वाभाविक रूप से नापसंद है, जो आप या जिसे आप स्वाभाविक रूप से जिससे नफरत करते हैं, स्वाभाविक रूप से जिसके प्रति आपके मन में स्वागत भाव नहीं है, तो क्या उसके लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं कि आप उसे बर्दाश्त कर सकें? तो सहिष्णु होने का मतलब क्या बर्दाश्त करना है? और जो प्यू रिपोर्ट कह रही है उसका मतलब क्या यह है कि हम दरअसल जैसे निष्क्रिय अहिंसा की बात होती है, पैसिव रेजिस्टेंस या निष्क्रिय प्रतिरोध की बात होती है, उसी प्रकार हमारे बीच एक निष्क्रिय सहजीवन है। निष्क्रिय सहजीवन यानी हम एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से मिलने की कोशिश नहीं करते। क्या यह स्थिति है? और यह मैं प्यू रिपोर्ट के हवाले से कह रहा हूं, क्योंकि यह रिपोर्ट यह भी बतलाती है, और यह सिर्फ धर्म के संदर्भ में बात कर रही है और एक हिस्सा इसका जाति के संदर्भ में भी है और उस पर भी हम बात करेंगे। और वह यह कहती है कि जब हमने ये जानना चाहा, और वह इस बात को बतला रही है कि देखिए, क्योंकि आबादी हिंदुओं की ज्यादा है तो जाहिर है हिंदू हिंदुओं से ज्यादा मिलेंगे, और यह भी स्वाभाविक है कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हिंदुओं के मित्र प्रायः मुसलमान नहीं हैं।
हालांकि ईसाइयों के साथ ये बात नहीं है। ईसाइयों के मित्रों में हिंदू ज्यादा हैं, और फिर प्योर रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें सावधानी रखिए समझने में, क्योंकि हिंदू ज्यादा हैं हमारे चारों तरफ, तो उनसे मित्रता होना स्वाभाविक है, और जो कम हैं उनसे मित्रता करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और वे चूंकि हमारी आबादी से भी अलग हैं, हमारी आबादी यानी अगर हम हिंदुओं की आबादी की बात कर रहे हैं, तो आपको उनसे मित्रता के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और रिपोर्ट इस मामले में बहुत आशा नहीं पैदा कर रही है। हम अपना पड़ोसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को नहीं रखना चाहते, और हिंदू अपना पड़ोसी मुसलमान को नहीं रखना चाहता, और इसके बहुत सारे कारण हैं। जैन अपना पड़ोसी मुसलमान को नहीं रखना चाहते, और इसके कारण वे देते हैं मांसाहार, प्याज, लहसुन आदि आदि आदि। इन सब से हम परिचित हैं, लेकिन इन सब का नतीजा ये निकलता है कि हम अलग अलग दड़बों में रहते हैं। तो ये एक ऐसा समाज है जो लगता है कि सहिष्णु समाज है। हम एक दूसरे को उनकी पूजा, उपासना आदि की इजाजत देते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारे मन में स्वागत भाव नहीं है। और इसके हमें अपने अनुभवों से इसको हम प्रमाणित कर सकते हैं या इसको गलत ठहरा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत सही बात है या नहीं है। आज के संदर्भ में जब हम इस पर बात कर रहे हों, तो फिर एक शर्त लगानी होगी, और वो इसलिए कि पिछले 10 वर्षों का भारत का जीवन सामान्य जीवन नहीं है। और इसलिए अगर एक सामान्य तनाव रहित भारत में, यानी 10 वर्ष पहले अगर ये सर्वेक्षण किया गया होता, तो इसके नतीजे क्या होते। और आज जब यह सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसमें तकरीबन सारे धर्म एक जैसा आचरण करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 7 वर्षों से भारतवर्ष का चरित्र बदल गया है, उसके समाज का चरित्र बदलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, और वह एक बहुसंख्यकवादी हिंसा के दबाव में जी रहा भारत है। और इस वजह से बहुत सारी प्रक्रियाएं जो अत्यंत ही स्वाभाविक हो सकती थी, वे प्रक्रियाएं स्वाभाविक नहीं रह गई। मसलन हमारे कुछ मित्र यह कहा करते हैं कि असल समस्या तो आधुनिकता की और जनतंत्र की यह है कि वह व्यक्तियों के फलने और फूलने का पूरा अवसर प्रदान करे। तो मैं अपूर्वानंद या तनवीर अख्तर या अरशद अजमल हिंदू और मुसलमान के तौर पर खुद को क्यों देखें, हमारे व्यक्ति के रूप में एक अधिकार है, और इसको सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है, यह दिक्कत है। लेकिन फिर इस विषय पर विचार करते समय मैं आज सुबह जब माफ करें, मुझे अपनी बात शुरू करनी चाहिए थी उससे, और मैं उसे यहाँ जोड़ता हूँ। वह हिंदुस्तान के बहुत ही प्रतिभाशाली युवा फोटोग्राफर जो रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे, शाहिद सिद्दीकी, उनके अफगानिस्तान में वहाँ जो युद्ध चल रहा है, दानिश सिद्दीकी, उनका अफगानिस्तान में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में गोलीबारी के बीच दानिश की मौत हो गई। मैं उनकी याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करना चाह रहा था, लेकिन देर हो गई और दिमाग कुछ उलझ गया। लेकिन मैं उनके बारे में ये सोच रहा था कि दानिश सिद्दीकी कि एक मित्र की श्रद्धांजलि में पढ़ रहा था या संस्मरण में पढ़ रहा था, और वे ये कह रहे थे कि दानिश एक आधुनिक शिक्षा संस्थान में पढ़ते हुए भी एक स्तर पर खुद को एक मुसलमान के तौर पर देख रहे थे। वे खुद जो लिख रही हैं वे मुसलमान हैं, लेकिन वे कह रही थी कि दानिश एक पेशेवर फोटोग्राफर जो दुनिया की एक बड़ी समाचार संस्था के फोटोग्राफर हुए, जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला, यह हम सब जानते हैं, उसके बावजूद दानिश अपने आप को मुसलमान के रूप में देख रहे थे। इसका क्या अर्थ है? यह हमारे बहुत सारे मुसलमान मित्र जो आधुनिक हैं, लेकिन वे अंततः खुद को मुसलमान के रूप में देखने
वो बाध्य हैं, और अब वे उसे बाध्य होना नहीं मानते हैं, वे उसका स्वागत करते हैं। यह बात वैसी ही है, और हम सारे लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में दलित खुद को दलित की तरह देखने को बाध्य हैं, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। अपूर्वानंद हो सकता है अपने आप को एक उच्च जाति के व्यक्ति की तरह ना देखें, इसका विकल्प उनके पास है, लेकिन एक दलित के पास इसका विकल्प नहीं है। और यही बात अब एक मुसलमान के साथ भी है, और भारत में एक ईसाई के साथ भी है कि उसके पास ये विकल्प नहीं है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब यह दबाव बहुत ज्यादा हो जाए कि मुझे अपनी पहचान के इस हिस्से का इतनी तीव्रता से अनुभव होने लगे कि वह मेरे बाकी वजूद को ढक ले, तो वह मेरे बाकी फैसलों को भी प्रभावित करती है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि हाँ ठीक है, मैं एक अलग मोहल्ले में रहना पसंद करूंगा क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूं, और मैं उन लोगों के साथ रहना चाहता हूं जो मेरी तरह के हैं, क्योंकि वहां मुझे अधिक सुरक्षा का अनुभव होता है। और मैं इसलिए मिली-जुली आबादी में नहीं रहना चाहता क्योंकि वहां मुझे निरंतर एक असुरक्षा से लड़ना पड़ता है, एक आशंका से, और वहां मुझे अजनबियत का एहसास होता है, और वहां मुझे लोग अजनबी निगाहों से देखते हैं। इस वजह से मैं अपने आप को एक सुरक्षित और इत्मीनान वातावरण में ही रखना पसंद करूंगा, और यह मेरे मकान लेने के फैसले को, पड़ोस चुनने के फैसले को तय करेगा। और जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यह उत्तर दूंगा, और तब आप मुझे उसी श्रेणी में रख देंगे जिस श्रेणी में आप उनको रख रहे हैं जो मुझे मकान नहीं देने का फैसला करने की सुविधा रखते हैं। जैसे यानी हिंदू, जिनकी संख्या ज्यादा है और इसलिए उनके पास मकान ज्यादा हैं, और वे इसकी सुविधा रखते हैं कि वे आपको मकान न दें। तो दोनों को एक तराजू के दो पलड़े में एक बराबर नहीं देखा जा सकता, दोनों के फैसलों को एक तरह से नहीं देखा जा सकता। मैं सिर्फ इस कठिनाई की तरफ आपका आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यह बात कि हम साथ रहते हुए दिखलाई पड़ते हैं लेकिन हम अलग हैं, इस बात को महसूस करना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने हार्ट्स की उस रिपोर्ट के जरिए भी कहा कि इसको अगर हम इससे जूझना चाहते हैं तो इससे जूझने के क्या तरीके होंगे और समस्या क्या है। अब आज ही मैं दक्षिण अफ्रीका की रिपोर्ट पढ़ रहा था। आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जुमा को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने खुद को गिरफ्तारी के लिए सुपुर्द किया, और उस गिरफ्तारी के बाद हिंसा आरंभ हो गई वहां पर। और आज अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे वायर में और दूसरी जगह, तो आपको यह पता चलेगा कि जो भारतीय वहां रह रहे थे दक्षिण अफ्रीका में 100 वर्षों से ज्यादा, और जो एक समझ पैदा हुई थी कि भारतीयों और मूल दक्षिण अफ्रीकी लोगों में, वहां के अलग अलग समुदायों के बीच एक तरह की पारस्परिकता विकसित हुई है। तो यह जो हिंसा हुई जुमा की गिरफ्तारी के बाद, उस हिंसा में भारतीयों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ज्यादा हमला हुआ और वे तबाह हो। और इसको मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि यह वह अश्वेत समुदाय है जिस अश्वेत समुदाय ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में एक रंग भेदी सत्ता को उखाड़ कर फेंका और एक समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए आगे बढ़ा। अब वहां वह बहुसंख्यक है और भारतीय मूल के लोग अल्पसंख्यक हैं। अभी तक उस रिपोर्ट में, और फिर उस रिपोर्ट को ईमानदारी से पेश करना चाहिए क्योंकि जिनके प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ है भारतीयों के, वे अभी भी इसे नस्लवादी हमला नहीं मानते हैं। वे ये कह रहे हैं ये राजनीतिक है, नस्लवादी नहीं है। लेकिन यह बात कि इसमें भारतीय इतनी बड़ी संख्या में निशाना बनाए गए, इससे सोचने का एक नुक्ता तो हमें मिलता ही है कि जो खुद शिकार रहा था हिंसा का, वह जब अपने हाथ में सत्ता आई तो उसने एक अल्पसंख्यक चुना जिस अल्पसंख्यक पर उसने हमला किया।
और यह बात भारत के दूसरे हिस्सों में भी दिखलाई पड़ती है। मसलन आप अगर असम में जाएंगे तो असम में बोडोलैंड में, हालांकि बोडो अगर पूरी जनसंख्या को देखेंगे तो बोडो अल्पमत में है, लेकिन बोडोलैंड में बोडो प्रभुत्व है। और उसी तरह असम में असमिया भाषा के लोगों का प्रभुत्व है और इसलिए वहां बांग्ला भाषा के लोग अल्पसंख्यक हैं। और अल्पसंख्यक जब मैं बोल रहा हूं तो वह इस अर्थ में बोल रहा हूं, और उसको समझना चाहिए, अल्पसंख्यक का मतलब को हम सिर्फ संख्या से न जोड़ें, बल्कि अल्पसंख्यक वह है जिसकी और आधुनिक जनतंत्र में अल्पसंख्यक वह है जिसकी राजनीतिक शक्ति कम है। मैं उसे अल्पसंख्यक मानता हूं, जिसकी राजनीतिक शक्ति कम है। और अगर इसको हम देखें, नागालैंड में जाएं, हम मणिपुर में जाएं, हम असम में जाएं, तो हमें यह दिखलाई पड़ता है कि वे स्वयं तो स्वायत्तता का संघर्ष चला रहे हैं, लेकिन वहां जो आंतरिक जीवन है, सामाजिक जीवन, उसमें जो बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यक समाज के साथ कैसे पेश आता है, या जो अलग अलग जातीयताएं हैं, तो अंतर जातीय संबंध किस प्रकार के हैं और क्या वे संबंध मित्रता के हैं या वे संबंध संदेह के हैं और घृणा के हैं। और हमें यह दिखलाई पड़ता है कि वे संबंध मित्रता के नहीं। ये नागालैंड से भी स्पष्ट है, या मणिपुर से भी स्पष्ट है, या मिजोरम से भी स्पष्ट है। मिजोरम एक दूसरी आदिवासी समुदाय को अपने यहां आने देने को तैयार नहीं। तो स्वायत्तता की बात अलग, अपने अधिकारों की बात अलग, लेकिन एक दूसरे को स्वीकार करने और पारस्परिकता को विकसित करने की बात अलग। तो क्या यह एक ऐसी समस्या है जिससे बावजूद अपनी तमाम आधुनिकता के और बावजूद अपनी तमाम शिक्षा के हम अभी तक जिसको न तो पूरी तरह समझ पाए हैं और न जिससे जूझ पाए हैं? और फिर इसका उपाय क्या है? भारत जैसे देश में या आधुनिक समाजों में, और आधुनिक समाजों के जो शर्तें हैं, अगर उनको बहुत संक्षेप में हम समझ लें, तो आधुनिक समाज को मैं जनतांत्रिक समाज के रूप में चिन्हित करना चाहूंगा। जनतांत्रिक समाज वह है जिसके बारे में अभी आज ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बात कही है उत्तराखंड की सरकार को कि आप ये नहीं कर सकते कि बूचड़ खाने बंद कर दें, क्योंकि आधुनिक सभ्यताओं की परीक्षा इस बात से होती है कि वे अल्पसंख्यकों का कितनी हिफाजत करते हैं और कितना सम्मान करते हैं। ये उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने आज ही उत्तराखंड की सरकार को कहा है कि आप बूचड़ खाने बंद नहीं कर सकते। आप किसी के खाने, वह क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, यह आप तय नहीं कर सकते। तो आधुनिक समाज, मैं उसको मानता हूं, एक तो उसका राजनीतिक पक्ष बहुत मजबूत होता है, दूसरा वह जनतंत्र है, तीसरा वह एक ऐसा जनतंत्र है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर सचेत है। वह इस बात को लेकर भी सचेत है कि यह संभव है कि उसने संविधान में ये अधिकार दिए हैं, लेकिन समाज सिर्फ संविधान से नहीं बनता। समाज हजारों वर्षों से उसकी दिमागी बनावट, उसकी मनोवैज्ञानिक बनावट बनती चली आ रही है और अनेक कारणों से बनती चली आ रही है। इसलिए सचेत प्रयास उसे करना पड़ता है, संवैधानिक प्रयास, जिससे वह इस संवैधानिक पारस्परिकता को समाज में लागू कर सके या उसको विकसित कर सके। यह कैसे विकसित होगी? क्योंकि इसमें एक बाधा है। आप किस प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे कि यह विकसित होगी? मैंने बहुत संक्षेप में हारेट्स की उस रिपोर्ट की तरफ इशारा किया जिसमें वो कहते हैं कि जो सुनियोजित प्रयास भी किए जाते हैं पूर्वाग्रहों को दूर करने के, वे बहुत कम अंश में सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी अगर आप किसी से ये पूछें कि आप एक इजरायली यहूदी से अगर आप पूछें कि आपका एक अरब मुसलमान के बारे में क्या ख्याल है, और उसे आप एक पैमाने पर डालना चाहें और यह देखें कि 50 की संख्या, अगर उसको आप 50 नंबर देते हैं तो आप कहेंगे वो उदासीन है। लेकिन अगर उसके नीचे आता है, इसका मतलब उसके मन में उसको लेकर घृणा है और वह हिंसा में बदल सकती है। तो उसने ये कहा है कि औसतन यह देखा गया कि 40 तक का अंक दिया जा सकता था, और जब कुछ प्रयास किए गए कुछ वर्षों में तो वह 40 बढ़कर 48 तक पहुंचा, 50 तक भी नहीं पहुंचा।
मेरे मित्र हरतोष बाल, जो कि कारवां के राजनीतिक संपादक हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों का जीवन इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि बहुसंख्यक उन्हें पसंद करने लगे, क्योंकि ये शायद संभव नहीं है। हरतोष का एक निराशाजनक वक्तव्य है। उनका कहना है कि हमारा जीवन संविधान से सुरक्षित किया गया है, हमारे अधिकार हैं, और मुसलमान या सिख या कोई और भारत में अपने पूरे अधिकारों के साथ तभी रह सकता है जब हिंदू उसे रहने देगा। यह बात करना बेमानी है। तो हरतोष बाल इसके लिए तैयार नहीं। यह बात इसराइल हारेट्स की इस रिपोर्ट से भी निकलती है कि अगर आप उदासीन ही हो जाएं मेरे प्रति, तो भी मुझे कोई बहुत नुकसान नहीं है, जब तक कि आप मेरे खिलाफ हिंसा नहीं करते। यह एक समस्या पूरी दुनिया की है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम जो अपने आप को राजनीतिक समुदायों के तौर पर देखते हैं, हमें लगातार अपनी परीक्षा करने की आवश्यकता है। वह यह कि जब हम किसी समुदाय को अपने अंदर शामिल करने की बात करें कि वह समुदाय मेरे जीवन में शामिल है, तो वह मेरे राजनीतिक जीवन में शामिल है कि नहीं। और राजनीतिक जीवन में शामिल होने का क्या अर्थ है? वह यह कि मैं उसे अपना प्रतिनिधित्व दे सकता हूं कि नहीं, मैं उसे अपनी आवाज दे सकता हूं कि नहीं। अगर वह मेरे विधानसभा क्षेत्र में है तो क्या वह मेरा प्रतिनिधित्व कर सकता है, या अगर वह संसदीय क्षेत्र में है तो क्या वह मेरा सांसद हो सकता है या मेरी सांसद हो सकती है। यह कठिनाई महिलाओं ने झेली है। महिलाओं को अक्सर पुरुष अपना प्रतिनिधि नहीं चुनना चाहते। वे महिलाओं के प्रतिनिधि हो सकते हैं और वो कहते हैं इसमें नारीवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपका दुख दर्द समझ सकते हैं। यही बात भारत में उच्च जाति के, तथाकथित उच्च जाति के लोग कहते हैं कि अगर हम आपके प्रति सहानुभूतिशील हैं तो क्या आवश्यकता है कि आप एक दलित को ही चुने। मैं आपकी समस्याओं को समझता हूं, लेकिन उलटकर यही बात सही साबित नहीं होती है। यानी एक तथाकथित उच्च जाति का व्यक्ति एक दलित को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जिन्हें सामान्य श्रेणी की जगहें कहते हैं, उन सामान्य श्रेणी की जगहों से दलित कभी भी उम्मीदवार के रूप में खड़े नहीं होंगे। और इसीलिए ऊना समझौते का इतना महत्व है या आरक्षण का इतना महत्व है, क्योंकि अगर वे जगहें आरक्षित नहीं होती तो भारत की संसद और भारत की विधानसभाओं और दूसरे निकायों में दलित पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि तथाकथित उच्च जाति के लोग कभी भी उन्हें अपना प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं। यह बात इससे प्रमाणित है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तथाकथित सामान्य संसदीय जगह पर किसी भी दलित को अपना उम्मीदवार नहीं बनाए, यह खतरा मूल, और कहीं अगर चुन भी लिया जाए तो उसे अपवाद कहा जाता है। यह खतरा वो मूल नहीं ले सकता। और यही बात मुसलमान के बारे में कही जा सकती है, यही बात सिख के बारे में कही जा सकती है, यही बात ईसाई के बारे में कही जा सकती है कि हिंदू तो मुसलमानों के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है और यह नियम है, लेकिन मुसलमान कभी भी हिंदुओं के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाए हिंदू बहुल क्षेत्र में यह संभव नहीं है। इसलिए मुसलमान उम्मीदवार भी ज्यादातर वहीं से खड़े किए जाएंगे जहां मुसलमानों की आबादी निर्णायक है। और ये सारे राजनीतिक दल करते हैं, वामपंथी दल भी ये करते हैं, बाकी सारे राजनीतिक दल करते हैं। और इसका अर्थ क्या है? मैं जब सहिष्णुता और विभेद की बात कर रहा था, आदर्श और यथार्थ की बात कर रहा था, तो मैं यह कहना चाह रहा था कि हम इस यथार्थ का सामना कैसे करेंगे। और चूंकि हम एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में ही अपने आप को पहचानते हैं, अगर हम अपना दिन भर की बातचीत का रिकॉर्ड रखें, हम देखें कि कितनी बातचीत हम राजनीतिक करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हम दरअसल राजनीतिक प्राणियों में बदल गए। राजनीति में बात करना के बारे में बात करना हमें पसंद है, वह हमारी रुचि है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। वह एक तरह से हम ऐसी मछली हैं जिसके लिए राजनीति पानी है। तो फिर राजनीतिक प्राणी के रूप में हमारा व्यवहार कैसा है? अगर राजनीतिक प्राणी के रूप में भी हमारा व्यवहार इतना ही संकुचित और संकीर्ण है, तो फिर सहिष्णुता की बात शायद एक छलावा है। मैंने कहा सहिष्णुता और विभेद, आदर्श और यथार्थ। तो क्या हम यह माने कि जब भारतीय ये कहते हैं
कि हम दरअसल एक दूसरे की विविधता के विविध व्यवहार को, वह धार्मिक व्यवहार हो या कोई और व्यवहार हो, हम उसे जगह देना चाहते हैं, तो क्या हमारे मन में कहीं बैठा हुआ है कि यह अच्छी बात है, जो करना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि हम यह कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या हम उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं? और उस दिशा में बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूरोप में अगर आप देखेंगे और अमेरिका में अगर आप देखेंगे, अमेरिका में, लेकिन यूरोप में और यूरोप के बहुत सारे देशों ने सरकारी तौर पर ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, और ये निरंतर चलने वाले कार्यक्रम हैं, जो अपने समाज में अल्पसंख्यक या कम दिखलाई पड़ने वाले या दूसरे लगने वाले लोगों के प्रति जो पूर्वग्रह हैं, उन पूर्वग्रहों की पहचान करने और उनसे जूझने के कार्यक्रम हैं। वे सिर्फ शैक्षिक कार्यक्रम नहीं है। जैसे यूरोप में और पूरी दुनिया में एंटी सेमिटिज्म या यहूदी विरोधी जो घृणा है और पूर्वग्रह है, उससे असभ्य माना जाता है, और एंटी सेमिटिज्म को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय समझ है, आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप स्वस्तिक लगाकर यूरोप में कहीं भी सम्मानित नहीं हो सकते। आप स्वस्तिक का चिन्ह लगाकर या आप हेल हिटलर यह कहकर यूरोप में आपको फिर कोई सभ्य व्यक्ति अपने बगल में चाय नहीं पिलाएगा, वो आमंत्रित नहीं करेगा। आप स्वीकार, आप ये जानते हैं कि वह विवादास्पद है, लेकिन ब्रिटेन की लेबर पार्टी में कॉर्बिन को अगर अपना पद छोड़ना पड़ा, जो वहां के शीर्षस्थ पद पर थे लेबर पार्टी में, तो उसके पीछे एक आरोप उन पर था कि वे एंटी सेमिटिज्म कर रहे थे। इसको लेकर उन्होंने वे यह मानने को तैयार नहीं है, यह अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये इतनी गंभीरता से लिया जाता है, और इतनी गंभीरता से ये कंजर्वेटिव पार्टी में भी लिया जाता है, टोरी पार्टी में भी लिया जाता है। तो यह चीज कि आप इस समस्या को पहचान रहे हैं कि नहीं, ये समस्या है। जैसा मैंने कहा, हमें पीओ रिपोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, हम आसपास के जीवन से यह जानते हैं। सारे लोग जानते हैं कि दूसरा हमारे भीतर एक आशंका पैदा करता है। ऐतिहासिक कारणों से इस दूसरे में हमने बहुत सारे गुणों अवगुणों का निवेश कर दिया, और हम उससे अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। हम जो करते हैं, मुसलमान उसका उल्टा करते हैं। मुझे कई वर्ष पहले अपनी बेटी का एक बताई हुई एक घटना याद आती है। वे स्कूल के साथियों के साथ और अध्यापिका के साथ एक रात गुजारने एक जगह गई थी, और वहां से लौटकर उन्होंने जो बात बतलाई, उसमें शायद उसी में या दूसरे प्रसंग में उन्होंने कहा कि उनके अध्यापिका ने संभवतः यह कहा कि मुसलमान हमसे उल्टा करते हैं, और हमारी बेटी ने पूछा कि हो सकता है कि हम ही उल्टा करें। लेकिन यह बात हमारे मन में सुखी हो यह अलग बात है, चिंतित हो, लेकिन यह है हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा, हमें मानना चाहिए। फिर हम इसको पहचानेंगे या हम इससे आंख चुरा लेंगे, हम इससे जूझेंगे कैसे? क्या शिक्षा एक उपाय है? और फिर इजराइल में एक प्रयोग हुआ जिसमें कहा गया कि अरब मुसलमानों के बारे में सकारात्मक तरीके से जब स्कूली पाठ्यपुस्तकों में और दूसरे गतिविधियों में बात की गई, तो यहूदी बच्चों में उनके प्रति तो क्या एक सुनियोजित प्रयास है जिसे इस्लामोफोबिया कहते हैं, उसको लेकर इंग्लैंड में बाकायदा एक कमीशन है, फ्रांस में और दूसरी तमाम, जर्मनी में और दूसरी जगह यह एक ऐसी चीज है जिसको लेकर सरकार लगातार सक्रिय रहती है। एक दीर्घकालिक योजना है, वह इसकी पहचान करती रहती है, और उसकी पहचान करके उस पर उंगली रखकर लोगों को वो बतलाती है और कहती है गलत है। अभी 3 वर्ष पहले जर्मनी के प्रमुख मर्केल के बारे में का एक वक्तव्य में पढ़ रहा था। उस समय यहूदियों पर हिंसा
बढ़ गई थी। और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि इतने वर्षों बाद भी जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ घृणा है, यहूदियों के प्रति घृणा है और उनके खिलाफ हिंसा है। और जर्मनी के मंत्री ने स्वीकार किया कि हम सारे यहूदियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यह स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। या अभी जैसे कनाडा में आपने देखा एक घटना हुई, और उसे घटना नहीं कहेंगे, वह एक हिंसा की घटना थी, जिसमें एक 20 साल के कनाडावासी श्वेत ईसाई युवक ने एक पाकिस्तानी मूल के परिवार पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, अकारण चढ़ा दी। कोई कारण नहीं था, दुर्घटना नहीं थी, उसने वह गाड़ी चढ़ा दी और उस परिवार के 4 लोग मारे गए। एक बच्चा बच गया 9 वर्ष का, 4 लोग मारे गए, एक गाड़ी चढ़ी। यह घटना हुई। उसके पहले 2017 में एक घटना हुई थी एक मस्जिद में, क्यूबेक में। लेकिन इस घटना ने पूरे कनाडा को हिला दिया। इस तरह से हिलाया कि कनाडा की संसद बैठी। कनाडा में राष्ट्रीय ध्वज उस जगह पर आधा झुकाया गया। वह जो परिवार था, उस परिवार के लोगों के शव कनाडा के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटे गए। कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचे। कनाडा के विपक्षी दलों के नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कनाडा की संसद ने इस पर विचार किया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि वह 9 साल का बच्चा जो अस्पताल में है, उससे हम जब बात करेंगे तो हम कैसे समझाएंगे कि उसका परिवार इस हिंसा का शिकार क्यों हुआ, इस हिंसा का कारण क्या है। यह प्रधानमंत्री कह रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नजरअंदाज नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री निगाह नहीं चुरा रहा है, प्रधानमंत्री कोई बहाना नहीं बना रहा है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं साध रहा है। वह यह कह रहा है कि हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और यह बात सिर्फ वह नहीं कह रहा है, बल्कि कनाडा के जो कट्टरवाद कंजर्वेटिव जाने वाली पार्टी है, उसके नेता भी कह रहे हैं कि हमें मानना पड़ेगा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों के प्रति घृणा है। कनाडा की दूसरी पार्टी जिसके नेता एक सिख हैं, और यह तो भारतवर्ष में एक अकल्पनीय बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें मानना पड़ेगा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया है। यह बात सबने कही। और कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हम चलते चलाते चुटकुले बनाते हैं, हंसी मजाक कर देते हैं, फप्ती कस देते हैं, हमें मानना चाहिए कि यह हमारे भीतर जो पूर्वग्रह है मुसलमानों के खिलाफ और जो हिंसा है उसकी वजह से है। हम इसे हल्के ढंग से नहीं ले सकते, इन चुटकुलों को स्वीकार नहीं कर सकते, इस मजाक को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा और वहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि यह उस घृणा को फिर और मजबूत करती है, जो घृणा अंततः उस हिंसा में बदलती है जो अकारण 4 लोगों को मार डालती है। तो उस तकलीफ, पहले तो उसको पहचानना, उसको स्वीकार करना, उस पर उंगली रखना और फिर उससे जूझने के उपाय निकालना, यह मानते हुए कि यह बहुत आसान नहीं है। इस बात को मानते हुए भी यह उपाय निकालना। लेकिन अगर इस बात को हम इस तरह से देख लें, हाँ, अभी विजयश्री जया ने ध्यान दिलाया कि यह ऐसी ही घटना न्यूजीलैंड में हुई थी, जहां मस्जिद के बाहर मस्जिद पर हिंसा हुई थी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने गई थी और न्यूजीलैंड के टेलीविजन से मुसलमानों की प्रार्थना प्रसारित हुई थी, जैसे कनाडा के टेलीविजन में, और वो पहली बार हुआ। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने बाकायदा कुरान से एक आयत पढ़ी थी। उन्होंने अपना सर ढका था, जिसे लोग आधुनिकता के विरुद्ध मान सकते हैं। ये कह सकते हैं कि सर ढकना दरअसल पिछड़ेपन की निशानी है। लेकिन उस वक्त न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने यह ज्यादा जरूरी समझा कि वे मुसलमान औरतों के साथ शामिल हो सके। जैसे कनाडा में जब कनाडावासी शामिल हुए इनको श्रद्धांजलि देने, तो वहां की औरतों ने जामुनी रंग का स्कार्फ पहना, जो उस लड़की को पसंद था जो मारी गई। तो यह संवेदना, पहले इसको स्वीकार करना और
चूंकि जैसा मैंने कहा कि हम एक राजनीतिक समाज हैं और आधुनिक मनुष्य एक राजनीतिक समुदाय के रूप में अपने आप को देखता है, तो हम इस राजनीतिक समुदाय के चरित्र के रूप में भी देखते हैं। और इसलिए पहला कदम जो हो सकता है वो यह है कि आप अपने समाज को बहुसंख्यकवादी दबाव से आजाद करें। यानी आप किसी भी तरह इजाजत न दें कि कोई ऐसा दल, कोई एक ऐसा राजनीतिक दल जो बहुसंख्यकवादी विचारधारा का है, वह आपके सत्ता पर काबिज हो जाए और आपके राज्य के तंत्र में उसके शिराओं में उसका प्रवेश हो जाए। उसके बाद बहुत कठिन हो जाएगा इस पूर्वग्रह को हटाना, क्योंकि मुझे बार बार प्रेमचंद याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कि किसी भी सत्ता की, किसी भी निजाम की पहचान, आपके परख इस बात से कर सकते हैं कि आपके मन में जो पूर्वग्रह हैं, कुछ निम्न प्रवृत्तियां हैं आपके मन में, वह क्या उन निम्न प्रवृत्तियों को उकसाता है या वह आपको चुनौती देता है कि आपके भीतर उच्चता भी छिपी हुई है, जिसको तुलसीदास कहते हैं कि हर चित्त में सुमति भी है और कुमति भी है। सुमति भी है और कुमति भी है। तो क्या, और जहां सुमति है वहां संपत्ति है, तो क्या एक ऐसे दल को आपने अपना दे दी है जो आपके भीतर की कुमति को लगातार बढ़ाता जाता है और सुमति को नहीं बढ़ाता? क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब अधूरे लोग हैं। हमारे भीतर कई तरह की के पूर्वग्रह होंगे, कई तरह की गिरह होगी। हम कई बार उसको उजागर नहीं करते हैं क्योंकि यह सभ्यता इसको नहीं माना जाता, और ये ठीक है। हो सकता है मेरे मन में आपको लेकर एक पूर्वग्रह हो, लेकिन मैं उसे सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह असभ्य माना जाएगा, और यह बात अच्छी है। उसको दबा लेना भी अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं फिर क्या हुआ, वो तो अंदर है ही नहीं। आप अंदर रखिए, क्योंकि आप जब उसे सार्वजनिक करते हैं तो आप उसे प्रसारित करते हैं एक और दूसरे, यानी वह संक्रमण उसका होता है। और वो कोरोना की तरह ही है, वह संक्रामक है, वो दूसरे को पकड़ती है, क्योंकि वह आपसे किसी प्रकार का एक रिश्ता महसूस करता है। हो सकता है आप उसके अध्यापक हो सकता है आप उसके संबंधी हो, पिता हो, आप उसकी माँ हो, आप उसके मित्र हो। इसलिए वह संक्रमण उस तक पहुंच सकता है। एक तो यह, और दूसरा कि जैसे ही आप अपने पूर्वग्रह को किसी के प्रति करते हैं, जिसके प्रति जाहिर कर, और उसे जब चोट पहुंचती है, आपके उसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसलिए भी अगर आपको पूर्वग्रह है तो आप उसका इलाज जरूर करें, लेकिन इलाज ना हो तो उसे जाहिर करें। यह कोई बहुत सभ्यता भी। इसलिए हम सारे लोग तरह तरह की गालियां जानते हैं। हम जानते हैं कि स्त्रियों को लेकर गालियां दी जाती हैं, लेकिन यह कहकर कि नहीं इस पूरी बात को समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और इसीलिए मैंने आपके सामने तजवीज़ की, और यह प्रोफेसर विनय कंठ की जो चिंताएं थी, उन हम लोग एक दूसरे के साथ मित्रता और शांति से रह सकते हैं। शांति जो कि निष्क्रिय शांति ना हो, जो मित्रता में तब्दील हो सके, मित्रता जो कि दिखावटी मित्रता ना हो, जिस मित्रता में हम एक दूसरे की आलोचना कर सकें लेकिन एक दूसरे को अपमानित ना करें, जिसमें हम यह ना कहें कि आप मेरी शर्त पर जिएंगे, हम उसकी पहचान के हर एक हिस्से का आदर कर सकें। तो प्यू रिपोर्ट जो कहती है वह यह कि कहीं हमारे मन के कोने में अभी भी इन 7 सालों के बहुसंख्यकवादी हिंसा के बाद भी, जब पूरी दुनिया हैरत से देख रही है कि यह हिंदुस्तान जो कि गांधी का हिंदुस्तान था, यह हिंदुस्तान जिसने पूरी दुनिया को बतलाया कि बहुसंख्यकवाद कितना बुरा है और अल्पसंख्यकों की रक्षा करना कितना जरूरी है और उनकी इज्जत करना कितना जरूरी है और उनको बराबरी का एहसास दिलाना कितना जरूरी है। और यह भारत जिसने 1947 में यह कर दिया, जब यह करना बहुत कठिन था,
तब वह किस ढलान पर फिसलता चला जा रहा है। इस वक्त हमें प्योर रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर हमारे मन के कोने में कहीं भी यह छिपा हुआ है कि विविधता अच्छी चीज है, अगर मेरे उस छात्र की वह बात सही है कि नहीं, युवावस्था में तो लोग आदर्शवादी होते हैं और वे पसंद करते हैं धर्मनिरपेक्षता को, फिर उन पर दूसरे दबाव पड़ने लगते हैं और दूसरी तहें पड़ने लगती हैं गर्द की, घृणा की, और वे बाध्य हो जाते हैं। और उनका कहना था इसीलिए हमें सक्रिय प्रेम का अभियान शुरू करना चाहिए। मैं नहीं जानता, जैसा मैंने कहा, मैंने आपके सामने यह समस्या रखी कि, और उसे अभी मैं विस्तार से पढ़ूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि क्या सक्रिय सहिष्णुता, जो कि बर्दाश्त करना नहीं है बल्कि स्वागत करना है, अन्य को अपने साथ जोड़ना है, और जो एक चेक कहावत है कि जब आप कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो दरअसल एक और आत्मा अपने भीतर जोड़ लेते हैं। यह सिर्फ भाषा के साथ नहीं है, या और चीजों के साथ भी है। तो क्या हम ऐसी पारस्परिकताएं विकसित कर सकते हैं? यह एक प्रश्न है। प्रोफेसर विनय कंठ को लेकर विचलित रहते थे। हमारे बीच बातचीत का जब भी मौका, एक बड़ा हिस्सा इस प्रश्न पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं प्रोफेसर विनय कंठ को याद करता हूँ, उनके साथ ये अपनी बातचीत, उनके साथ गुजारे गए समय को याद करता हूँ, और मैं फिर से दानिश को याद करता हूँ, मैं सुरेखा सीकरी को याद करता हूँ, रंगकर्मी, मैं गौतम बेनेगल को, फोटोग्राफर, और इनके अलग होने से हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे सांस्कृतिक जीवन में जो खालीपन आया है, उसका भी मुझे तीव्रता से अनुभव होता है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा। वैसे एक प्रैक्टिस है कि मेमोरियल लेक्चर्स में सवाल इत्यादि नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मित्रों में अगर कोई टिप्पणी कर चाहे, एक दो हम लोग टिप्पणी ले सकते हैं। क्या मैं कुछ श्योर, कह सकती हूँ? हाँ जी। हाँ, सुनीता बिल्कुल। जी, सुनीता बहुत प्रोफेसर है बीडी कॉलेज में। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। बहुत जब से मैंने देखा कि पीयू की खबर आई है, तो मैं उसे और विस्तार से समझना चाह रही थी, और मुझे बहुत खुशी है कि इस मौके पर जब हम विनय जी को याद कर रहे हैं और आपने उनकी स्मृति को इतना समृद्ध कर दिया, आज इस विषय को उठाकर इतना ज्वलंत कर दिया और हमारी समझ को इतना अधिक उसमें इजाफा किया है कि जो मुझे एक बहुत फ्रैगमेंटरी समझ इसकी पीयू की आ रही थी, और मैं जानना चाह रही थी कि मैं कैसे इसे और समझूं, क्योंकि हिंदू में मैंने थोड़ा कहीं पढ़ा, कहीं कुछ पढ़ा, तो वो संतोष नहीं आ रहा था। सो आई वांटेड टू नो अ लिटिल मोर अबाउट इट। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां आपने ये कहा कि एक सक्रिय निष्क्रियता की बात आती है, और हम ये कहते हैं कि नहीं, ये तो अल्पसंख्यक समुदाय है जो एक गेटोइज्ड इसमें बिलीव करते हैं, स्टे में, तो वहां भी हम देखें तो उनका गेटोइजेशन और उसकी विजिबिलिटी हमारे सामने रखी जाती रही है, हमारी मानसिकता को बनाए रखने के लिए, कि वो अलग रहना चाहते हैं, कि इंसुलेटेड समाज है। पर आपने जो ये मिथ्या धारणा है, जो मिसकॉन्सेप्शन है, उसे इतनी अच्छी तरह से तोड़ा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज भी हम इंसुलेटेड सोसाइटी, बहुसंख्यक समाज में भी हैं, और अलग ही नहीं है, अलगाववाद की भावना से ग्रसित भी है।
तो ये बातें सिर्फ भारतीय स्तर पर आपने नहीं रखकर जो एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसे उभारा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समझ पैदा करता है, चाहे वो एंटीसेमिटिज्म की हो, रेसिज्म की हो, या कास्टिसिज्म की हो, या वॉइस ऑफ डिसेंट की हो। जैसे आपने कनाडा का दृष्टांत दिया, मैं सिर्फ एक बात को उसमें जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे कई दृष्टांत कई देशों से आते हैं। मैंने हिंदू में पढ़ा कि वहाँ के एक स्कूल में जहाँ से वो उनके शव को निकाला गया, या एक डिफॉर्म्ड वे में देखा गया कि इंडिजिनस पॉपुलेशन के वो शव थे। और जब न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट मैंने अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले पढ़ा, तो मैंने पाया कि बहुत डिटेल में वो इस पर अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, और एक तरह से एक उसमें एक रिमोर्स की भावना है जो आपने उठाई। तो ये बातें जब तक चर्चा में नहीं आएंगी, संवाद नहीं होंगे, तब तक इन पूर्वाग्रहों का कम होना नजर नहीं आता है। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ कि आपसे मुझे ये सुनने का अवसर मिला और मेरी समझ इस पर बेहतर हुई। जी। मैं थैंक यू मुझे दो बात सुनीता। कहनी है। और कोई? मुझे 2 बात कहनी थी, क्या मैं कह सकता हूँ? हाँ श्योर। मैं परवेज बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो अपूर्वा जी को एक सारगर्भित वक्तव्य के लिए धन्यवाद। और उन्होंने जो बातें कही उसमें एक चीज मुझे लग रहा था कि बड़ा हिस्टोरिकल प्रोसेस जो रहा है, मेरे ख्याल से एक डेमोक्रेटाइजेशन तो था 1947 के बाद। मुझे याद है कि 1980-85 तक मेरे गांव में एकमात्र मुस्लिम परिवार हुआ करता था, लेकिन जब मुहर्रम का तजिया निकलता था तो पूरे गांव का एक समारोह हुआ करता था। तो एक वो प्रोसेस था। लेकिन यदि हम विगत 20 सालों की बात करें, 25 सालों की बात करें, तो यह प्रोसेस जो डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस था वो उल्टा सा लग रहा है। लग रहा है कि मन में जो जिसके बारे में कह रहे थे, रिलीजियस चीजें जो हमारे दिमाग में है, वो लगातार हावी होते जा रहे हैं। तो ये हमें इस बात को भी समझना होगा कि आखिर यह जो चेंजेस, ऐसा नहीं है कि हम 1947 में ऐसे ही थे, 1960s में ऐसे थे, 1980s में ऐसे थे। एक हम बदलाव के दौर से गुजर रहे थे और अब हम रिवर्स गियर में हैं। तो आखिर क्या वजह है इसकी? इस पे हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि जिन लोगों पर यह दायित्व है इन चीजों को बढ़ाने का, वो पीछे जा रहे हैं, और जो अलगाववाद की भावना को भड़काने वाली सोच जो है वो लगातार हावी हो रही है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि एक कुछ दिन पहले एक फोटोशॉप की दुकान पे, फोटोकॉपी की दुकान पे एक लड़की अपना फॉर्म भर रही थी। उसने नेशनलिटी में उसने हिंदू लिखा था, नॉट इंडियन बट हिंदू। मैंने कहा कि भाई आपको इसने किसने बताया कि आपकी नेशनलिटी हिंदू है? ये नेशनलिटी हिंदू नहीं इंडियन होता है। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पापा ने यही कहा है, हिंदू भरना है और मैं यही भरूं। तो ये एक बहुत मतलब शॉकिंग मुझे लगा कि ये ऐसा मतलब नई पीढ़ी जो नेशनलिटी को भी माने हिंदुइज्म से अब उसको कोरिलेट कर रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जो आज रिवर्स गियर में चल रहा है, उल्टा सा चल रहा है, तो उन फोर्सेस की भी हम लोग को शिनाख्त करनी होगी, जो समाज में डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र को लेकर के लगातार सक्रिय रहे हैं। आज कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में वो एक बैकफुट पे है। और अलगाववाद, बहुसंख्यकवाद की धारणा मन में था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मन में बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज वो बहुत एग्रेसिव हो चुका है। इस कंसर्न को ही मुझे लगता है कि जोड़ना चाहिए। धन्यवाद। एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा था, रखूं? हाँ रखिए। अब अपूर्वानंद जी ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण यूरोप से और फिर न्यूजीलैंड से, फिर कनाडा से कई उदाहरण प्रस्तुत किए। एक मेरे दिमाग में बात बहुत सालों से चल रही है कि उन समाजों में जो इस तरह की संवेदना दिखती है
उसका उसकी एक डायक्टमी, एक विरोधाभास दिखता है जब पूरे मध्य एशिया में यही यूरोपीय और अमेरिकी देश 20 साल से युद्ध छेड़े हुए हैं और उसमें कोई भी ऐसा पहलू नजर नहीं आता है कि वो उनकी अनुमति या उनकी सहमति से वहां जाते हैं और वो उन देशों को उस युद्ध में झोंक देते हैं। जिसका अभी ताजा उदाहरण है कि अमेरिका अपनी सेना वहां से वापस ले रहा है और फिर से 20-25 साल पुराना अफगानिस्तान तालिबान के जिम्मे जा रहा है। तो ये एक विरोधाभास दिखता है कि जो राजसत्ता होती है और सामाजिक जो ताना बाना होता है वो जिस तरह की संवेदना व्यक्त करता है, राजसत्ता कुछ अपने ढंग से जनतांत्रिक होते हुए भी वो वैश्विक पैमाने पे कैसे अपने को रिफ्लेक्ट करती है, उसका एक उदाहरण पूरा वो नाटो का जो सैन्य शक्ति है वो उसके रूप में एक विरोधाभासी चीज निकल के आती है। और मेरा ख्याल है कि इस्लामोफोबिया के पीछे वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। मैं ये बात रखना चाह रहा था क्योंकि एक बहुत अच्छे उदाहरण उन्होंने दिए न्यूजीलैंड से, कनाडा से, इवन अभी अमेरिका में जो जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर के जो पूरा आंदोलन पूरे अमेरिका में खड़ा हुआ, ये सब उदाहरण उस समाज में हैं, लेकिन वो समाज वो दबाव नहीं बना पा रहा है अपनी राजसत्ता पे जब वो इस तरह का युद्धोन्माद पूरे विश्व में फैलाते हैं। जी शुक्रिया। और कोई? हर्षद? ठीक है, अच्छा है। एक मिनट, इसके बाद क्या आप कुछ कह रहे हैं अरशद साहब? ये नहीं, मैं कुछ नहीं अच्छा। कह रहा हूं। नीतू, हाँ। पहले तो थैंक यू, और मैं कुछ कमेंट नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि मैं बहुत ही छोट इस मसले पे बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना मैंने। मैं नीतू कुमारी हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। और मुझे सर के मतलब जो मैंने सुना उसमें मुझे एक चीज जैसे जो मुझे अच्छा लगा जिसको मैं यूज कर सकती हूँ अपने पढ़ाई ड्यूरिंग दैट आई थिंक एजुकेशन जो है सिर्फ एजुकेट किसी चीज को आई थिंक खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो अमेरिका जो है वो सब बहुत ही सोकेटेड है, बट स्टिल रेसिज्म इज प्रेजेंट इन अमेरिका। वो बात सर ने बहुत अच्छी से कि होलिस्टिक अप्रोच इज वेरी कंपलसरी फॉर एवरी सोसाइटी, राइट। व्हाट आई जैसे सर ने बताया कि सिर्फ एजुकेशन अगर हम अच्छे से करेंगे सिर्फ उसी का ही रोल नहीं होता है, जो आपके बीच जो चर्चा होती है उसको भी बहुत मायने से रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं जैसे पढ़ाती हूँ तो मुझे उसमें इस्लामिक लॉ भी पढ़ाना होता है, और वो क्वालिटी के एजुकेशन में बच्चों को ये बताना है कि व्हेन लॉ वाज प्रेजेंट इन इंडिया दैट टाइम कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं इंडिया में, जितना मुझे समझदारी है, because they don't feel that this is they because when Islam came in India that time they don't think that the concept about the mother country and host country, उनके लिए हिंदुस्तान ही उनका होस्ट कंट्री था और मदर कंट्री था। लेकिन ये ब्रिटिश के टाइम में नहीं है। हम अपने शिक्षा में या फिर अपने एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को नहीं रख रहे कि कॉन्फ्लिक्ट जो सोसाइटी के सिर्फ एक वर्ग से नहीं आता है, और उसके लिए तो सिर्फ हम लोग जैसे पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी एक प्रोमिनेंट लीडर को या फिर किसी भी को भी किसी एक्यूज करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि वी ऑल आर एज ए टीचर, एज ए कॉमन पीपल, वी ऑल आर इक्वल रिस्पॉन्सिबल। जैसे एक एग्जांपल है बंगाल का इलेक्शन का। जैसे बंगाल के इलेक्शन में जितना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, वहां पर सिर्फ रंगों की बात हुई, चाहे वो हरे रंग की बात हो चाहे किसी और रंग की बात हो। जो बात जिस पार्टी ने डेवलपमेंट की बात की उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, और वो वोट देने वाले कोई सिर्फ आप और हम लोग ही थे। आई थिंक जो नए लोग हैं, जो यूथ लोग हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोगों का जो ग्रुप है वो भी वही सुनना चाह रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है हमारे समाज के लिए। हम भी वही कलर के थ्रू ही अपनी सोसाइटी को देखना चाह रहे हैं।
जो कि आई थिंक नहीं होना चाहिए। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने जितना अच्छे से बताया, और वो एग्जाम्पल्स भी बहुत आई मीन कलेक्टिव वे में थे। उन्होंने जिस तरह से एजुकेशन के बारे में बताया, न्यूजीलैंड जो या फिर जो भी मतलब डेवलप्ड कंट्री हैं, और अपने यहाँ के जो चीजों को भी उन्होंने एग्जाम्पल्स में बताया। क्योंकि मैं भी एक मधुबनी से हूँ, मैं वहाँ के छोटे से जगह पे एक वुमेन क्या फेस करती है, और वहां से जेएनयू जा करके आप पढ़ते हो तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोगों के पास क्या है ही नहीं। और सोसाइटी में आप छोटे जगह रहते हो तो यू डोंट थिंक अबाउट द हिंदू मुस्लिम एंड एनीथिंग, बट whenever you are liquidating and you are going in some good university, then you feel better I think। तो कभी कभी एजुकेशन का भी और गलत एजुकेशन का भी बहुत ही अलग तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। तो होलिस्टिक अप्रोच का जितनी समझदारी मुझे सर के अभी बात से हुई, उसके लिए सर को मैं एकदम धन्यवाद देना चाहूंगी। यही कहना था मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू नीतू, योर वॉइस वाज मोस्ट वेलकम। यंग लोग बोलेंगे तभी तो कुछ उत्साह मिलेगा। और कोई भी? हमको लगता है कि हम लोग ये 4th मेमोरियल लेक्चर को यहीं पर खत्म करें। 2-3 बात बोले बिना शायद हम नहीं जा सकते हैं। पहला तो जब हमने कहा कि इस बार अपूर्व मेमोरियल लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं, तो एक रिएक्शन जो था बहुत सारे लोगों में, नाम लेना मुश्किल है, कि वो तो कम्युनिस्ट है। अर्थात किस तरह के डिफरेंसेस को हम एक समाज में पनपने दे रहे हैं, वो इसी बात से स्पष्ट होता है। कम्युनिस्ट होने के नाते उनकी अलग पहचान है, उनका अलग आइडेंटिटी है, और कई लोग इसी बात को वो दोहराते रहे। सेकेंड, एक चीज हम कहना चाहेंगे, और ये मेरा दृढ़ विश्वास है, इतिहास के किसी भी युग में धर्म को लेकर मतभेद और विभाजन ये हमेशा से ही चलता रहा है। सिर्फ इसको प्रमाणित करने के लिए कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, प्रमाणित करने के लिए हम सिर्फ एक उदाहरण लेंगे अशोक के अभिलेख का। अगर इंडिया में सेक्युलरिज्म को समझना है कि कैसे कैसे वो आइडिया विकसित हुआ, टॉलरेशन भी, तो आप देखेंगे कि अशोक के बहुत सारे अभिलेखों में उन्होंने सिर्फ टॉलरेशन की ही बात की है। जैसे उनका जो 9वां शिलादेश है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो लिखते हैं कि 9th अभिलेख में वो लिखते हैं कि हमें एक दूसरे के विचारों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा, हम भी एक लेवल तक पहुंचेंगे। इन राजाओं ने या कुछ मूवमेंट्स भी हुए, इतना अधिक स्ट्रेस इस पर क्यों की? क्योंकि शायद उन्होंने पाया कि समाज में आज जिसको हम गेटोइजेशन कहते हैं या डिफरेंस कहते हैं वो मौजूद है। वो बुद्धिस्ट ब्राह्मण में हो, ब्राह्मण और जैन में हो, और थोड़ा और इतिहास में बढ़िएगा तो दक्षिण भारत में भी राष्ट्रकूट एक बहुत मजबूत राजवंश था। तो राष्ट्रकूटों के समय में बौद्धों के खिलाफ कई हमले हुए और जैन्स उसका फायदा उठाते रहे, क्योंकि वो राजा के करीब जा पाए, उनका पेट्रोनेज उन्होंने ज्यादा हासिल किया। और अंतिम पॉइंट हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम टॉलरेशन की बात करते हैं और उसमें जो डिफरेंसेस पाते हैं, तो वो महज रिलीजन को लेकर हम अगर चले तो शायद एक तरफा व्यू होगा। हम समझते हैं कि अपूर्वा का समय भी लिमिटेड था, लेकिन ये हर क्षेत्र में है। वो चाहे हम
पर्यावरण के प्रति हिंसा को देखें या पशु और जीव जंतुओं के प्रति हिंसा देखें। इसलिए हमको लगता है कि टॉलरेशन एक विचारधारा है, एक ऐसा ओवरऑल कॉन्सेप्ट जिसमें हम मनुष्य को ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों को भी एक्सेप्ट करने के लिए सीखते हैं। और आज अगर इस देश में और विश्व में इतने प्रॉब्लम्स हैं एक्सटिंक्ट हो जाने का, वो सिर्फ पशु नहीं, हमारे आदिवासी जनजाति वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त में उनको बुला बुला के दिल्ली में लाकर उनका नृत्य का प्रदर्शन करना, ये टॉलरेशन नहीं है। एक टॉलरेशन जो है कि पूरी की पूरी हमको लगता है एक सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ हम ये प्रेरोगेटिव लेते हैं कि मेरे विचारों पर कोई रिमार्क हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और अपूर्वा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इतना बढ़िया वो काम कर रहे हैं। आप लोग से निवेदन होगा कि इनकी राइटिंग्स को आप पढ़िए। हम तो चाह रहे थे कि प्रेमचंद और संस्कृति पर भी बोले, लेकिन उन्होंने एक व्यापक, एक जिसको कहते हैं विषय चुन लिया। सच में बहुत चीज हम लोग सीखे, बहुत चीज जाने। एक तो आपका बोलने का भी जो लहजा है वो बहुत ही लोगों को आकर्षित करता है। और हमारे यहाँ से, बिहार से हम लोग जितने लोग आज आपको सुन रहे हैं, हमारा यही तमन्ना रहेगा कि आप आगे रिसर्च के क्षेत्र में आप जरूर बढ़ते चले जाइए, क्योंकि यह एक एरिया है जिसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही अपूर्वा को ही न सिर्फ हम धन्यवाद देंगे, हमारे जो इप्टा के साथी हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं, तनवीर अख्तर हो या और भी जो हमारे साथी हैं। आज का लिंक ये पूरा पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि उन लोगों का मदद हमको मिल पाया। अर्शद जी आए, बहुत अच्छा लगा। पुष्पेंद्र, आप कुछ बोले नहीं, लेकिन काफी कठिनाई के बाद आप जुड़ पाए। सुनीता, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों को हम बहुत पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन आज के इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम लोग सभी जुड़ गए। और अगला जो हमारा 5वां मेमोरियल लेक्चर होगा वो अगले साल 17 जुलाई को होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब रहेंगे, और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। और इसके साथ ही आप सबों की ओर से हम अपूर्वा को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए आज के इस सभा को समाप्त करते हैं। संजय का अलग से हमने नाम नहीं लिया, लेना चाहिए आपको नाम। संजय को हम बहुत तंग करते रहते हैं जब भी ऐसा संजय कोई का नाम लीजिए आप। होता है, तो संजय का नाम लीजिए। संजय सच में एकदम कमिटेड वर्कर है। आजकल हम देखते हैं कि सरकार के प्रति भी उनका कमिटमेंट बहुत बढ़ गया है। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा इधर भी कमिटेड रहें। और विनोद हमारे मित्र हैं, हमेशा हैं, हमारे साथ हैं। संजय आगे हैं ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच संजय। सबके बिहाफ में आपको हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। विजय कुमार जी हमारे रिटायर्ड टीचर हैं, जो इस पूरे आंदोलन के साथ विजय जी जुड़े रहे। एक बार फिर से अनुरोध होगा कि आप सक्रिय हो जाएं और इस वॉलंटरी फोरम के एक्टिविटीज को हम और आगे बढ़ा पाए। इसके साथ ही एक बार फिर से धन्यवाद।